हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। आज फिर से हम लोग एक धमाकेदार सेशन लेके आ गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ये 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये 9 जनवरी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था ऑनलाइन शिफ्ट का, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और हमने इसमें ईवीएस का एनसीईआरटी पार्ट डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसका पेडागोजी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएस का ही। आप यहाँ लिखा देख भी सकते हैं, यहाँ ईवीएस लिखा हुआ है, ठीक है। और ये भी है कि ये पेपर्स मैंने कुछ भी इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं की गई है। ये सब एज इट इज जैसे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड था वैसे ही डाउनलोड करके मैं डिस्कस करा रही हूँ। तो ये पूरा जैसा पेपर आया था सेम टू सेम वही है, सारे क्वेश्चंस वही हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो ये इसमें पेडागोजी का ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में है। आइए हम हिंदी पे चलते हैं, हिंदी वाले लर्नर्स के लिए। हिंदी में दिया गया है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़कियां और लड़के अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना से सम्मिलित है। फिर 4 ABC करके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कौन कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ए दिया गया है, उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। तो ये सही है। आलोचनात्मक सोच मतलब आप ये मत सोचिए कि बुराई हो रही है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप कराना। तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होनी ही चाहिए। बच्चा किसी भी समस्या के बारे में एक ही दिशा से ना सोचे, वो सभी दिशाओं में सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये बात सही है, आलोचनात्मक सोच। फिर बी क्या दिया गया है, व्यापक संस्कृतियां नजरअंदाज एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। ये गलत है। अगर बच्चा ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि वो अपनी संस्कृति को नजरअंदाज कर रहा है, सौंदर्य के प्रति संवेदनशील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी क्या दिया गया, अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। तो यही सही ऑप्शन है ये भी, क्योंकि वो देखा पहले कि लड़कियां गिट्टियां खेल रही हैं और लड़के क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो वो आप पहले देखा उसका, उस चित्रण को, उसके आधार पर अपनी समझ को क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो ये बात सही है। फिर क्या है डी, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। सही बात है, ये सामाजिक संदर्भ ही तो है। अब जेंडर जो है वो एक सामाजिक अवधारणा ही है। तो ये एक सामाजिक घटना है जिसका वो संज्ञान लेना चाह रहा है, उसकी समझ अपनी विकसित करना चाह रहा है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। तो इसमें ACD सही हो जाएगा, यानी कि ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आइए हिंदी में भी ये क्वेश्चन हम देख लें। हिंदी में दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुओं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। ए दिया गया है, संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। बिल्कुल गलत। चार्ट और पुस्तकों से ऋतु कैसे, क्योंकि ऋतु एक अनुभव करने वाली चीज है जिसे हम मतलब फील कर सकते हैं कि क्या, या देख के महसूस कर सकते हैं कि क्या है ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, देख के समझे। तो ये बुक और चार्ट से नहीं समझा जा सकता ये कॉन्सेप्ट, इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया, श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं के बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। वीडियो से विजुअल मतलब उसे विजुअलाइजेशन तो होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि उनको जैसे महसूस होना चाहिए वो चीज़, तो वो नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर ये चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा कक्षा 2 का है, कितना वो पेपर पढ़ के समझ पाएगा। लैंग्वेज इतनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है तो वो बच्चों को नहीं समझ आएगी।
तो बच्चों को ज़्यादातर ये करके सीखने की वाली चीज़ों पर जोर देना चाहिए, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। बिल्कुल सही है। मतलब कि हर जगह का भोजन अलग अलग होता है। हमारी एनसीईआरटी में दिया भी गया है और ये क्वेश्चन भी बनता है कि केरल में किस तरह का भोजन खाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह का भोजन खाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो भोजन फिर सब हर जगह के पहनने का तरीका भी अलग होता है। आप देखते होंगे हर राज्य में अलग अलग तरह के पहनावे होते हैं। तो इससे भी बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यही चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? ए दिया गया शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। आकलन पूछ रहा है यानी कि असेसमेंट या इवेल्युएशन। यहाँ पे जो दिया गया है असेसमेंट यानी कि बच्चों का आकलन करना है, मूल्यांकन करना होता तो उसको इवेल्युएशन कहते हैं, असेसमेंट यानी आकलन। ठीक है। तो इसमें ए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, तो ये सही बात है। ये आकलन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग भी है। फिर क्या दिया गया है? विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। तो ये उपलब्धि देखने के लिए मूल्यांकन नहीं कराया जाता है बच्चों का विकास देखने के लिए कि कहाँ तक विकसित हुए हैं, कहाँ कमी रह गई है, ये सारी चीजें देखने के लिए कराया जाता है, जिस वजह से ये गलत हो जाएगा। सी क्या है? सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता। यही सही ऑप्शन है कि अभी मैंने यही चीज बोला कि जो सीखने में उनके बाधा आ रही है उन चीजों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, यही मेन उद्देश्य होता है आकलन का। डी है विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। सही बात है। जो असेसमेंट होता है हमारा, जो ये आकलन होता है जो हम करते हैं बच्चों का, ये क्या करता है? हमें उनके सीखने की प्रवृत्ति, रुचि, पूर्व ज्ञान आदि के विषय में हमें अवगत कराता है, जिससे हम उसी के आधार पर बच्चों को नए ज्ञान को सिखाने में उसकी हम सहायता लेते हैं, उनके पूर्व ज्ञान की सहायता लेते हैं नए ज्ञान को के निर्माण में। ठीक है। इस वजह से ये इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एज ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5th in the chapter walls tell stories, you need to introduce learners to historical movements. Which method you think will suit best? ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। आइए हिंदी में भी देख लें। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो सबसे उत्तम विधि पूछ रहा है। पहला है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। तो आभासी सैर उतना कारगर नहीं होगी जितना वास्तविक सैर सपाटे से बच्चे सीखते हैं, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेदन पठन। तो पढ़ के भी बच्चे उतना नहीं सीखेंगे जितना उन इमारतों को देखकर या भ्रमण करके सीखेंगे। तो तीसरा क्या है? ऐतिहासिक इमारतें का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। किसी चीज को आप देख चुके हैं तो उसके बारे में डिस्कशन करना आपके लिए आसान होगा, लेकिन आपने कुछ देखा ही नहीं है। जैसे आपने ताजमहल नहीं देखा और आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाए कि ताजमहल की विशेषताएं बताओ, कैसा दिखता है, मतलब एक्सप्लेन करो बच्चों को, तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपको वहीं ताजमहल एक बार घुमा दिया जाए तो आप आके उसके बारे में जो जो देखे हैं सारा कुछ भले ही टूटी फूटी भाषा में बताएंगे, एक प्रॉपर सेंटेंस में नहीं होगा, लेकिन आप चीज़ों को बता पाएंगे कि कैसा है ओवरऑल ताजमहल। तो इस वजह से ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है।
देख लीजिए, फिर हम हिंदी पे चलते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहता है। चींटी का चित्र, कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया, यह करना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। तो ये बोल कर सिखाना, ये गलत होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके या भ्रमण करके या एक्सपेरिमेंट करके सीखने पे प्रमोट करना चाहिए, जिस वजह से ऐसे एक्सप्लेन करके नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। दूसरा देखते हैं, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। तो एक तरह से उत्तर बता दिए और क्यों गलत है ये नहीं बताए, कैसे गलत है ये नहीं बताए, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैर की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। अब बताइए, चींटी का अगर चित्र दिखाएंगे तो चित्र में उनके पैर इतने छोटे होते, एक तो चींटी खुद इतनी छोटी होती है, ऊपर से उनके पैर इतने और छोटे होंगे कि बच्चों को उनके पैर दिखाई ही नहीं देंगे चित्र में, जिस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा है, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैर की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही करना चाहिए, क्योंकि आवर्धक लेंस यानी लेंस जिसमें चीज़ों को चीज़ें बड़ी दिखाई दें, तो उन्हें जब हम एक आवर्धक लेंस देंगे और उसमें चींटी का पैर देखेंगे तो उन्हें वो पैर बड़े दिखाई देंगे, तब वो उनकी गिनती कर पाएंगे कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो ये एक सही विकल्प हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम लोग हिंदी में भी देख लें इसे। हिंदी में दिया गया, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्य प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? आइए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए दिया गया है, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएं और याद करने के लिए कहिए। यहाँ देखा रोट लर्निंग आ गया, याद करना मतलब रोट लर्निंग, तो जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि याद करना एक बहुत तगड़ा निगेटिव टैग वर्ड है। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए, ये भी गलत है। व्याख्यान विधि छोटे बच्चों के लिए नहीं बनी है, ये कॉलेज लेवल पे जब बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने लगते हैं तब जाके व्याख्यान विधि उनको समझ आती है। छोटे बच्चों को अगर हम व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, बल्कि बच्चे बोर होकर क्लास में ही सो जाएंगे, जिस वजह से ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनके मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। बिल्कुल सही, मतलब ये अगर काम देंगे कि अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं बताएंगे बच्चों को, तो उससे बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट भी होंगे कि ये इन्होंने ऐसे ऐसे किया तो ऐसे हम भी करके अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो एक तरह से इससे बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा और बच्चे अंतरिक्ष यात्रा को समझ भी जाएंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे जाया जाता है, सारा कुछ। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइए हम हिंदी में भी देख लें। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी और मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? पहला है पहचान, तो बच्चे तो पहचान विधि तो है ही, क्योंकि बच्चे पहचानेंगे ना कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी, तो पहचान तो है ही। बी है कल्पना, तो कल्पना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो कल्पना कर रहे हैं कि ये शाकाहारी भोजन हो सकता है या ये मांसाहारी भोजन हो सकता है? नहीं, क्योंकि टीचर ने उन्हें एकदम एक्यूरेट बता दिया है कि लाल गोले वाले जो पैकेट रहेंगे वो जो है मांसाहारी होंगे और जो
हरे गोले वाले पैकेट होंगे वो क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। तो उसमें उन्हें भ्रांति में पड़ने की या कल्पना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको पता है। तो जिस वजह से ये कल्पना इसमें गलत हो जाएगा, पहचान सही है। सी है पूर्वग्रह। तो वो पहले से ही नहीं अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा क्या होगा, तो पूर्वग्रह भी गलत हो जाएगा। और डी दिया गया वर्गीकरण, तो वर्गीकरण भी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे वर्गीकरण ही कर रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी को अलग अलग कर रहे हैं कि कौन सा भोजन शाकाहारी है और कौन सा मांसाहारी है। तो इस वजह से ए और डी सही हो जाएगा, जिस हिसाब से इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और नीचे हिंदी में भी दिया गया है। आइए देखते हैं। यह एक पर्यावरण अध्यापक शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? पहला दिया गया है, विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। बिल्कुल गलत है। अगर समाचार चैनल देखने के लिए विद्यार्थियों को कहेंगे, बच्चे डोरेमोन और सिंचैन लगा के बैठेंगे, क्योंकि उन्हें समाचार देखने में बहुत ज़्यादा बोरियत होगी। बच्चे ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, और जो हमें पहले से ही पता है कि ये बच्चे नहीं करेंगे, हम वो चीज़ें बच्चों से क्यों करवाएं। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनाने के लिए कहेंगे। बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ेंगे, छोटे क्लास के बच्चे। यहाँ आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये ध्यान में रख के सॉल्व करिए कि यहाँ कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की बात हो रही है, ना कि बड़े बच्चों की बात हो रही है। तो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो ये जो है, कक्षा में संबंधित लेखकों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से ये सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लेखकों का उल्लेख क्लास में, मतलब लेख आपने पढ़ लिया, टीचर ने लेख पढ़ लिया और वो क्लास में आके लेख का उल्लेख कर रहे हैं बच्चों से, मतलब उनको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं। जैसे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल का लैंग्वेज इतना आसान नहीं रहता कि हर कोई समझ पाए। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल पे सर्च करते हैं और एडिटोरियल का एनालिसिस देख लेते हैं। तो एक तरह का वही है यहाँ पे भी, कि न्यूज़पेपर को वो खुद पढ़ रहे हैं, उस लेख को वो खुद पढ़ रहे हैं, उसका एनालिसिस बच्चों को दे रहे हैं। तो अब ये एक अच्छा मेथड है, हम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग एडिटोरियल वगैरह का एनालिसिस हमें नहीं समझ आता अगर, तो हम उसको दूसरे टीचर से या किसी से यूट्यूब पे या कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे उसको समझ लेते हैं, उनका एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं, जो कि हमें समझ आ जाता है। तो इस वजह से ये उल्लेख करेंगे, इसका जो है ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर बाद में वो आपस में चीज़ों को साझा भी कर रहे हैं, तो ये और भी पॉजिटिव हो गया। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चौथा देख लेते हैं फिर भी। चौथा है, घर पर समाचार पत्र गठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। अब बताइए, समाचार पत्र का संग्रह करने के लिए अगर माता पिता से बात भी कर ली है, वे तैयार हो गए, लेकिन समाचार पत्रों का संग्रह करके करेंगे क्या अगर बच्चे जो है पढ़ेंगे ही नहीं, तो बच्चों को नॉलेज तो मिलेगी नहीं उससे। इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। आइए देख लेते हैं। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो इसमें ए दिया गया अनुमान लगाना, तो अनुमान ही लगाने को तो कह रहा है, परछाई हाथ से बना रहे हैं और बच्चों से कह रहा है कि आप अनुमान लगाओ कि मैं कौन से जानवर का चित्र बना रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, आपको कहीं और दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें अनुमान लगाना सही हो जाएगा। बी है अवलोकन। तो आपको पता है अवलोकन भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बिना देखे ही क्या अनुमान लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी चीज़ का अनुमान लगाना है कि ये जानवर कौन सा है या ये पक्षी कौन सा है या कुछ भी, मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। अगर किसी भी चीज़ का हमें अनुमान लगाना है तो पहले उस चीज़ को देखना तो पड़ेगा, अच्छे से उसका अवलोकन करना पड़ेगा, और जब अवलोकन करेंगे तभी उस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं।
हैं, तो अवलोकन भी सही विकल्प होगा। सी क्या दिया गया है, निष्कर्ष। देखेंगे, पहले देखेंगे, फिर क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, फिर क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा कि वो कौन सा जानवर है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और वर्णन का कहीं जिक्र नहीं है, वो बस अनुमान लगा के बताने का कह रहा है कि बताओ, ये नहीं कह रहा है कि उस जानवर का वर्णन करो। जॉन ने कहीं ये नहीं कहा कि जो जानवर है उस जानवर का वर्णन करो, यानी उस जानवर के बारे में बताओ। उसने पूछा है बस कि जानवर कौन सा है, वो उस जानवर का नाम बताओ। तो इसीलिए ए बी सी सही हो जाएगा, जबकि डी गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर आइए हम हिंदी पे भी चलें। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी पता नहीं क्या होने लगता है बीच बीच में। ठीक ठीक सब ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दिया गया पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। पहला दिया गया है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य। तो ये जो है यहाँ पे गलत है, पर्यावरण अध्ययन से विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययन से पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, बिल्कुल गलत है। तीसरा है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, ये भी गलत है। और चौथा क्या है, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, बिल्कुल सही। क्योंकि बिना पर्यावरण शिक्षा के सारा कुछ अधूरा है। ये तीनों मिलके पूरी जानकारी देते हैं। सिर्फ विज्ञान पर्यावरण पढ़ लिए या सामाजिक विज्ञान पर्यावरण पढ़ लिए या विज्ञान सामाजिक विज्ञान पढ़ लिए तो पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। एकीकृत और संगठित शिक्षा के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, तीनों चीजों का विश्लेषण, तीनों चीजों को पढ़ना और जरूरी है, तभी हमें क्या होगी, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।